नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये जो चैप्टर है वो आपका है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो हम लोग 85 MCQs इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और आपका पूरा जो चैप्टर का रिवीजन है वो इसी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन NCERT से लिया गया है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आपको मेनली बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को शो नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क इन द ऑन दी फार्म्स। तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ राइट टू फ्रीडम, मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है पूरे भारत में। ये ऑप्शन फंडामेंटल राइट को शो करता है। बी ऑप्शन में कहा गया क्रिश्चियन मिशंस सेट अप अ चेन ऑफ मिशनरी स्कूल। ये भी सही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा। थर्ड में कहा गया मेन एंड वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गेट द सेम सैलरी, मतलब राइट टू इक्वालिटी में आएगा। डी ऑप्शन में कहा गया पेरेंट्स प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। तो ये जो ऑप्शन है ये कहीं भी आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ नॉट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट कहा गया है राइट टू फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट ये अवेलेबल है, सिटीज़न जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई भी बात ऐसी है गवर्नमेंट की, कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिससे वो असहमत हैं, तब ये चीज़ जो इंडियन सिटीज़न है वो कर सकते हैं। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन, तो ये आर्म्ड रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन कभी भी भारत के लोगों का नहीं हो सकता या किसी का भी नहीं हो सकता भारत के खिलाफ। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत है। सी ऑप्शन में कहा गया फ्रीडम टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए मूवमेंट जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, दोनों काम कर सकते हैं। डी ऑप्शन में कहा गया फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल वैल्यूज़ को अपोज करना, ये भी अगर देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है ये भी सही है। इसमें से गलत ऑप्शन जो हुआ वो कौन सा हुआ, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। तो फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन ये कोई फ्रीडम नहीं है जो इंडियन सिटीजन को अलाउ हो, अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा राइट है जो अवेलेबल है, ये आपको बताना है। तो राइट टू वर्क अवेलेबल नहीं है, एडुकेट लिवलीहुड भी अवेलेबल नहीं है, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर ये आपका अवेलेबल है, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी भी देखा जाए तो ये भी कोई राइट भारत में नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसमें इसकी बात कही गई है राइट टू प्राइवेसी की, लेकिन फिलहाल हम लोग जो ऑप्शन लेके चलेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया नेम द फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉल्स। तो राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, इसमें अगर देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाएगा। इसमें आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट में देखा जाए राइट टू लाइफ, अगर देखें तो राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा ये। तो ये जो राइट है दिस इज कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी अगर देखा जाए तो एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी किस में आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी में आ जाएगा। और लास्ट में हमसे कहा गया है बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर पे बैन क्या कौन सा राइट बताता है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताता है, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन का राइट जो होता है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट है दैट इज बेस्ड ऑन बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट इज मोर वैलिड। तो डेमोक्रेसी और राइट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा वैलिड है, इनमें से पूछा गया है। तो फर्स्ट कहा गया एवरी कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन। तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है आपका कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है, वो अपने सिटीजन्स को क्या देती है, कुछ ना कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पीरियडिकली इलेक्टेड बाय पीपल इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो आसानी से इलेक्ट होती है, फ्री और फेयर मैनर में गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि पीपल पीरियडिकली, हो सकता है 5 साल बाद इलेक्ट होते हों, 4 साल बाद या 6 साल बाद, जो भी वहाँ का प्रोसेस है, लेकिन फ्री और फेयर मैनर में वो होते हैं इलेक्ट। जो भी डेमोक्रेट्स, मतलब जो भी डेमोक्रेटिक पीपल होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया चील एंड पिनोचेट एंड पोलैंड। चीन अंडर पिनोचेट एंड पोलैंड अंडर जारुजेल्स्की, ठीक है, वर नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये जो कंट्रीज़ दी गई हैं, जो एरियाज़ दिए गए, डेमोक्रेटिक नहीं थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
एवरी एडल्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू डैश। तो आपको पता होगा जो एडल्ट सिटीज़न है भारत में उनको किस चीज़ का राइट है, तो लाइफ का राइट तो सभी को होता है, प्रॉपर्टी का राइट किसी को नहीं है, वोट का राइट एडल्ट सिटीज़न को होता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। राइट टू सैलरी भी किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ लॉ इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अगर कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू अप्रोच। तो जो सिटीज़न है वो कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप फ्रॉम बाय द डैश फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट अप इन अ प्रिजन इन गुंटानामो बे एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। तो देखिए जब 9/11 का हमला हुआ था, आपको पता होगा 9/11 मतलब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक किया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिकन फोर्सेस ने, जो यूएस की फोर्सेस ने 600 पीपल को अप्रॉक्सीमेटली अलग अलग कंट्री से पिक किया था, मतलब ये कह सकते हैं अरेस्ट कर लिया था, और उनको जाके इस जगह पे जो गुंटानामो बे है वहाँ पे जाके रख दिया था, प्रिजन में डाल दिया था, और बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी लोगों की। और ये जो गुंटानामो बे है ये कहाँ पे है, क्यूबा के पास में है, और कंट्रोल कौन करता है इसको, अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसमें जो किसने पिकअप किया था इन लोगों को, यूएस फोर्सेज ने पिक किया था, मतलब इन्होंने अरेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, 11 में देखिए क्या कहा गया था, अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दीज 600 पीपल, जो 600 लोग अरेस्ट किए गए थे, कहा अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि ये यूएस के एनिमीज़ हैं, मतलब इन्हीं लोग ने कहीं ना कहीं आतंक में या कह सकते हैं टेररिज्म में मदद करी है। एंड दे आर लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क पे जो अटैक हुआ था 11 सितंबर कब हुआ था, पूछा क्या है, 2001 में हुआ था। ठीक है, और यही सब के सब क्या है उसमें लिंक है, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ने कहा था। तो ये जो अटैक हुआ था ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए क्या कहा गया, लाइक द अदर प्रिजनर्स एल बन्नाज फैमिली गॉट टू नो दैट ही वॉज इन प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया। तो देखिए जो 600 लोग वहाँ पर अरेस्ट हुए थे उनमें से एक फैमिली थी जिसका नाम है अल बन्ना फैमिली, उनके जो भी लोग थे उनको अरेस्ट किया गया, तो उनको पता कैसे चला था, तो मीडिया के थ्रू पता चला था। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इट्स एट हेडक्वार्टर एट। तो बताना है आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो ये है लंदन में। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये ह्यूमन राइट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स इन गुआंटानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वे दैट आर वायलेटेड बाय द यूएस लॉज। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना काम किया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि जो यहाँ पर लोग रखे गए हैं, जो इस जगह पे प्रिजनर्स रखे गए हैं, उनको कैसे रखा जा रहा है। तो पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, और जो टॉर्चर है वो यूएस लॉज के अगेंस्ट है। तो ये जो बातें कही गई बिल्कुल सही है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बैड कंडीशन इन गुआंटानामो बे बाय गोइंग ऑन अ। तो देखिए बहुत सारे प्रिजनर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, जो भी उन लोग को बैड कंडीशंस दी आ रही थी उसके अगेंस्ट गए। तो जो अगेंस्ट गए वो किस तरीके से गए, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या करी थी, हंगर स्ट्राइक करी थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया है, 16 में कहा गया द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजन इन गुआंटानामो बे शुड बी क्लोज डाउन बट द डैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज। अब देखिए यूएन सेक्रेटरी जनरल मतलब यूनाइटेड नेशन भी इसमें बीच में आया, और इसने कहा कि जो प्रिजन है गुआंटानामो बे में, ठीक है, उसको क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने ये चीज़ मना कर दी थी। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने ये चीज़ मना कर दी थी कि हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। उससे पहले जो सऊदी अरब में पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। तो यहाँ पर मेन जी जो कंट्री है वो कौन उसको रूल करता है, तो उसमें हेरिडिटी किंग जो होते हैं, मतलब किंग और उनकी जो फैमिली होती है लगातार वही रूल करती रहती हैं। ठीक है, पीपल का कोई रोल नहीं होता इनको इलेक्ट करने का, इनको नॉमिनेट करने का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, किंग जो राजा होता है सऊदी अरब का, वही लेजिस्लेचर को इलेक्ट करता है, वो भी उनका एग्जीक्यूटिव होता है। उनको नॉमिनेट करने का काम, उनको इलेक्ट करने का काम इसी का ही होता है, मतलब किंग ही वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी और ये सब चीज़ें नहीं, वहाँ पर मोनार्की चलती है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया ही अपॉइंट्स दी जजेस, यही किंग जो है वो जज को अपॉइंट करेगा। तो आपको पता है जुडिशरी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर देखिए कहा गया सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, सिटीजन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म नहीं कर सकता, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकता,
ठीक है। मीडिया कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकती है मोनार्क के अगेंस्ट, क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्ट करती है मोनार्की के अगेंस्ट तो क्या हो जाएगा, मीडिया को तुरंत बंद कर दिया जाता है, मीडिया के अगेंस्ट कार्रवाई हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। जैसे भारत में आप देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। ठीक है। हर जो भी इंसान है उसको मुस्लिम होना जरूरी है सऊदी अरब में। ठीक है। और जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स है वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में, मतलब अपने घर पे ये रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये सोचे कि पब्लिक प्लेसेस में अपना रिलीजन फॉलो करने लग जाएं जैसे भारत में होता है, तो वो चीज़ पॉसिबल वहाँ पर नहीं है। फिर भी लोग भारत की ही बुराई करते आपको दिखाई पड़ेंगे, सऊदी अरब की बुराई कोई करता नहीं दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट में कहा गया वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। अब जैसे भारत में वुमेन के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ उनको फ्री होता है, वो जहाँ जाए जो करना चाहे सब कुछ कर सकती है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सऊदी अरब की आप लोग को समझना ज़रूरी है और कंपेयर करना ज़रूरी है, भारत में क्या है और सऊदी अरब में क्या नहीं है। ठीक है। तो समझ जाइए कि हमारा भारत कितना अच्छा और कितना महान देश है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कोसोवो वाज अ प्रोविंस ऑफ डैश बिफोर इट्स स्प्लिट। तो कोसोवो किसका प्रोविंस था, तो कोसोवो जो है यूगोस्लाविया का प्रोविंस था। ठीक है। बाद में उसको स्प्लिट हो गया तो वो अलग जगह चला गया, तो ये कह सकते हैं कोसोवो जो है वाज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बानियन। तो अल्बानियन जो एथनिक है, मतलब जो ये कह सकते हैं जो पॉपुलेशन थी वो अल्बानियन थी, वो कहाँ पर थी मेनली, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये थी कोसोवो में। तो कोसोवो में याद रखिएगा जो पॉपुलेशन थी वो किस एथनिसिटी से बिलोंग करती थी, तो अल्बानियन थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए। इसी अल्बानियन की बात, अगर कोसोवो की बात करी जाए तो सर्ब्स यहाँ पर मेजॉरिटी में थे। ठीक है। और एक नैरो माइंडेड नेशनलिस्ट आया जिसका नाम था मिलोसेविक, उसने इलेक्शन वो जीता, तो ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया था, बहुत ज़्यादा शत्रुता करने लग गया था कोसोवो के अल्बानियंस के साथ में। ठीक है। और सर्ब्स ने क्या चाहा कि वो कंट्री को क्या कर दें, डोमिनेट कर दें, और इसी तरीके से फिर अल्बानियंस पे बहुत सारा मतलब प्रताड़ना चालू हो गई, बहुत मारे गए लोग। तो ये सब चीज़ें इसके बाद चालू हो गई थी, कहाँ पर, कोसोवो में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया, हु कैरिड आउट मैसेकर ऑन अल्बानियंस इन कोसोवो। तो देखिए जो अल्बानियंस रहते थे कोसोवो में उन पे बहुत सारी यातनाएं की गई, और कौन कर रहा था यातनाएं, तो वहाँ की आर्मी ही कर रही थी। ठीक है। तो आर्मी वहाँ की, मतलब उस कोसोवो कंट्री की सोचिए आर्मी जो है वो अपने ही सिटीजन्स पे बहुत ज़्यादा यातनाएं करने लग गई, बहुत ज़्यादा नरसंहार करने लग गई। ठीक है। जब वो जो अभी हमने मिलोसेविक की बात करी थी, जब वो पॉलिटिक्स में आता है, जब वो अपना इलेक्शन जीतता है, तब की ये बात करी गई है। ठीक है। तो वहाँ की आर्मी ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी वन वांट अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर गारंटीड टू। देखिए हर इंसान क्या चाहता है, हर इंसान यही चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले, डिग्निटी मिले। ठीक है। हर चीज़ में फेयर तरीके से सब काम हो। तो ये सब कहाँ है, तो एवरी वन, यहाँ पर एवरी वन वॉन्ट्स। ठीक है। गारंटी टू, सिर्फ माइनॉरिटी को ये गारंटी नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी को भी नीचे होनी चाहिए, दिस गारंटी शुड बी गिवन टू एवरीवन। ठीक है। सभी के लिए होनी चाहिए गारंटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 में देखिए क्या कहा गया, राइट आर क्लेम्स ऑफ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द डैश। तो देखिए राइट जो होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, क्लेम्स होते हैं, किसी पर्सन के क्लेम्स होते हैं दूसरे फेलो बींग्स के ऊपर। ठीक है। सोसाइटी के ऊपर। ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 में क्या कहा गया, जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज़ नॉट बिकम अवर राइट। तो अगर किसी चीज़ पे हम क्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राइट बन जा रहा है। इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज बाई डैश वी लिव इन। तो मतलब इसका रिकॉग्निशन किससे मिलना चाहिए, तो इसका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए सोसाइटी में जहाँ पर हम रहते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 में देखिए असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया व्हाट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स। तो देखिए सोसाइटी जो भी चीज़ को राइटफुल कहती है वो बेसिस बन जाता है, वो बेस बन जाता है किसी भी राइट का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीज़न में क्या कहा गया, दैट इज़ वाई द नोशन ऑफ राइट। अब इसी वजह से क्या होता है, देखिए सोसाइटी चेंज होती रहती है लगातार, सोसाइटी में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो जो राइटफुल चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती रहेगी। तो इस वजह से क्या होता है, टाइम टू टाइम जो होता है सोसाइटी चेंज होती है, और टाइम टू टाइम जो नोशन ऑफ राइट्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ए ऑप्शन होगा, मीन्स असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट, एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट।
24 में देखिए क्या कहा गया, व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्सेस, अदरवाइज दे रिमेन मियरली एज नेचुरल और मॉरल राइट। तो देखिए सोसाइटी ने किसी क्लेम को क्या किया, मान लिया, मतलब सोसाइटी ने किसी क्लेम को किया और उनको बाद में किसमें, लॉ में होल्ड कर, मतलब लॉ में लिख दिया गया, ठीक है, तभी वो रियल फोर्स अप्लाई होगा, मतलब तभी वो ओरिजिनली लॉ बनेगा, अदरवाइज वो सिर्फ एक मॉरल राइट या नेचुरल राइट बन के रह जाता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। 25 में क्या कहा गया, द प्रिजनर्स इन डैश हैड अ मॉरल क्लेम बट नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलिएटेड बट दे कुड नॉट गो टू एनी वन टू इन्फोर्स दिस क्लेम। तो कहाँ की बात हो रही है, कहाँ के प्रिजनर्स की बात हो रही है, तो क्रोशिया, देखिए ये चीज़ क्रोशिया में नहीं थी, कोसोवो में थी और साथ ही साथ ग्वांटानामो बे में थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो 25 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नहीं, ये प्रिजनर्स की बात करी गई ना, तो प्रिजनर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ ग्वांटानामो बे में थे, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कोसोवो में ऐसा नहीं था, कोसोवो में कोई प्रिजनर वाला काम नहीं हुआ था, वहाँ पे सिर्फ नरसंहार हुआ था जो कि आर्मी ने किया था। ग्वांटानामो बे में प्रिजन में लोग रखे गए थे और उनके साथ बहुत सारी यातनाएं करी जा रही थी, तो वहाँ की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आते हैं, व्हेन लॉ रिकॉग्नाइज सम क्लेम्स दे बिकम डैश, ठीक है। तो अगर किसी भी कोई भी लॉ है, ठीक है, और अगर किसी क्लेम को वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, तो वो इन्फोर्सेबल बन जाता है, मतलब इट कैन बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, मतलब किसी भी कोर्ट में आप जाके उसको इन्फोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अवर राइट सच सर्कमस्टांसेस सिटीजन कैन अप्रोच टू डैश टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो देखिए अगर कोई भी सरकार या कोई भी पर्सन आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, पुलिस, गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी या कोर्ट। तो आप कहाँ जा सकते हैं उस राइट के लिए, तो आप कोर्ट में मेनली जा सकते हैं। तो इसमें सी डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया, राइट आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय डैश। तो देखिए राइट क्या होते हैं, तो राइट रीजनेबल क्लेम्स होते हैं जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, और सैंक्शन कौन करता है, ठीक है, तो सैंक्शन करता है लॉ, ठीक है। तो राइट तभी राइट कहलाता है जब वो उसको सैंक्शन किया जाता है लॉ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, राइट्स आर नेसेसरी फॉर वेरी सस्टेनेंस ऑफ डैश। तो आपको बताना है जो राइट्स हैं वो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, डेमोक्रेसी के ठीक से रहने के लिए। तो इसमें सही सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए राइट का होना जरूरी है। 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन अ डेमोक्रेसी डैश सिटीजन हैव द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्ट अ गवर्नमेंट। तो देखिए डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो सारे सिटीज़न जो हैं उनके पास वोटिंग का राइट होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम गलत होगा, पुअर भी गलत होगा, रिच भी गलत होगा, इसमें सारे सिटीज़न के पास होता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया, फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव राइट टू डैश। देखिए अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि सिटीज़न के पास क्या होना चाहिए, तो राइट होना चाहिए तो एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, ठीक है, टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब जो भी एक नॉर्मल पर्सन है वो भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, इसका भी राइट होना चाहिए। टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तो वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है। तो ये सारे के सारे राइट पर्सन के पास होने चाहिए, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया, राइट ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। अब जो राइट्स होते हैं ये डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ राइट्स। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो रोल राइट का नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राइट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। तो राइट जो होते हैं वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, मेजॉरिटी से, मतलब मेजॉरिटी उन पे कोई भी अत्याचार ना कर सके, इससे राइट प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब राइट्स इसी को मतलब राइट इसी चीज़ को रोकते हैं कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी पे कोई भी अत्याचार ना कर सके। तो बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया, दे इंश्योर दैट मेजॉरिटी कैन डू वॉट एवर इट लाइक्स। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राइट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेजॉरिटी कुछ भी कर सके जो भी वो सोसाइटी में चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। राइट आर गारंटीज विच कैन बी यूज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो अगर चीज़ें गलत जा रही हैं तो आप अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हो। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर्स। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो दूसरे के राइट्स को लेना चाह रहा है, तब क्या होता है कि चीज़ें गलत होने लग जाती हैं और कहीं ना कहीं राइट्स क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए बी ऑप्शन जो होगा वो गलत है, वो राइट के रूल्स के बारे में कुछ भी बता नहीं रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी देन हु शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट। तो देखिए अगर मेजॉरिटी है, ठीक है, मेजॉरिटी के क्या करता है, डोमिनेट अगर कर रहा है माइनॉरिटी के, मेजॉरिटी के जो पीपल है वो माइनॉरिटी पे डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब वो माइनॉरिटी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उन पे ये कह सकते हैं कि अत्याचार कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो जो सिटीजन्स हैं तो किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीज़न के राइट को प्रोटेक्ट करें, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। असर्शन देखिए दिया गया, सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम। कुछ राइट ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट के ऊपर रखा जाता है जिससे गवर्नमेंट भी उन राइट्स को वायलेट ना कर सके। बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न में क्या दिया गया, समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग ने कोसोवो की बात करी थी, तो वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी और खुद ही वो अटैक कर रही थी सिटीज़न पे। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। तो ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस केस में भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 में देखिए क्या कहा गया, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन्स आर रिटन डाउन इन। तो देखिए जो डेमोक्रेसीज होती है, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होता है, जो बेसिक राइट होते हैं सिटीज़न के वो किस में लिखे आते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये लिखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। से भारत में भी देखेंगे तो आप 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और भी कई सारे राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू अवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस आर कॉल्ड डैश राइट। तो फंडामेंटल राइट को ही यहाँ पर बताया गया है कि कुछ राइट ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए फंडामेंटल हैं, ठीक है, और उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट कहा जाता है। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन दैट डैश विच आर इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो प्रियम्बल है वो कौन कौन सी चीज़ों को सिक्योर करने की बात करता है सिटीजन्स के लिए। तो सिटीजन्स को वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, लिबर्टी प्रोवाइड करता है, जस्टिस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्रियम्बल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहा गया है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या हो गया है, ये अब लीगल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो टोटल कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं इस समय। नेक्स्ट में कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया equality before the law or equal protection of laws. It means that law apply in the same manner to all regardless of person status. तो देखिए आप आपने कई बार सुना होगा कि कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में सारे लोग बराबर हैं। तो राइट टू इक्वलिटी इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसको रूल ऑफ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कि चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई भी एक छोटा से छोटा आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, वो लॉ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो हमेशा क्या है, इक्वल है। लॉ की नज़र में सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। 40 में देखिए 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40th की बात करी जाएगी। 40th में कहा गया, रूल ऑफ लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी विच मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द डैश, ठीक है। तो आपको बताना है जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या कहता है, वो एक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। मतलब डेमोक्रेसी तभी हो सकती है अच्छे से जब रूल ऑफ लॉ चलता हो कहीं पे, ठीक है। और ये कहता है कि कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है कानून के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या कहा गया, दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, किसी भी सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। और विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, मतलब अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रेस मतलब कोई किसी ट्राइब से बिलोंग करता है तो वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट में अगर देखा जाए तो वेरियस कास्ट हैं भारत में, तो उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। सेक्स मतलब मेल या फीमेल है, वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वो कहाँ पैदा हुआ है, उससे भी कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
42 में देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द टू स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आपको बताना है इनमें से करेक्ट वन कौन सा होगा। तो फर्स्ट में कहा गया ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में पता होगा आप लोग को सारे सिटीजन इक्वल हैं, इक्वालिटी दी जाती है अपॉर्चुनिटी की, मतलब कोई भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है, गरीब से गरीब आदमी IAS बन सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ जो है बराबर की है सभी सिटीजन को भारत के। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, रिजर्वेशंस दिया जाता है, जिससे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो रिजर्वेशंस यही काम करते हैं। तो इसमें बोथ 1 और 2 जो होंगे वो सही हैं। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 43 में, रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स इन एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ राइट टू डैश। देखिए अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट टू इक्वालिटी को अंडरमाइन कर रहा है, या कह सकते हैं वायलेट कर रहा है। तो इक्वालिटी को वो वायलेट नहीं करता, वो सबको इक्वल लाने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही पिछड़े हुए थे, उनको और कैटेगरीज़ के या कह सकते हैं और कास्ट के बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये राइट टू इक्वालिटी की यहाँ पर बात होगी कि इसको वायलेट नहीं करता है। 43 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 44 में देखिए इसमें कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डैश एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा बताता है, और ये कहता है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि इसको तुरंत और तुरंत जहाँ पे भी हो रहा है उसको तुरंत बंद करें। तो ये क्या है, ये है अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है किसी भी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी। अब देखिए अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी करता पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको पनिश भी किया जा सकता है, उसको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं दलित्स आर पर्सन बिलोंगिंग टू। तो दलित्स कौन होते हैं, तो जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको दलित्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें कहा गया देखिए यहाँ पर पी साइना जी की एक रिपोर्ट दी गई है। इन्होंने सीरीज़ ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश करी थी, ठीक है। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है उसमें, और उसमें अनटचेबिलिटी की बात, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने करी थी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो इनके रिपोर्ट दी गई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट दिया गया टी स्टॉल्स केप्ट 2 काइंड्स ऑफ कप्स, वन फॉर दलित एंड वन फॉर अदर्स। तो इन्होंने पहली बात ये कही, जो टी स्टॉल्स होते थे वहाँ पर 2 तरीके के कप रखे आते थे, एक दलित के रखे आते थे और एक दूसरे लोगों के रखे आते, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कही गई, बार्बर्स रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स। तो जो बार्बर होते थे वो दलित लोगों को दलित लोगों के बाल काटने से मना कर देते थे। नेक्स्ट में जो दलित स्टूडेंट्स होते थे उनको अलग बैठाया जाता था क्लासरूम में, ठीक है। दिन के जो वाटर का टैप होता था वो अलग रहता था, ये कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत है। इसमें कहा गया दलित ग्रूम्स और अलाउड टू राइड अ हॉर्स इन दी वेडिंग। तो जो घोड़ा है, घोड़े बैठने की प्रथा दलितों में मतलब मना कर दी जाती थी, ऐसा दलित को नहीं करने दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे कहा गया करने दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ऐसा इन्होंने अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में नहीं लिखा था, तो इसका अपोजिट लिखा था। नेक्स्ट में कहा गया दलित वर नॉट अलाउड टू यूज़ कॉमन हैंडपम्प। तो ये भी देखिए इनकी रिपोर्ट में था कि इन्होंने पाया था कि जो दलित्स हैं उनको कॉमन हैंडपम्प नहीं यूज़ करने दिया जाता था, और अगर ये हैंडपम्प कोई भी यूज़ करते थे तो उनको पहले वॉश किया जाता था प्योरीफाई करने के लिए उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया, इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन अवर अफेयर्स बाय द अदर्स, बी इन अदर इंडिविजुअल और दी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बताना है कि अगर इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है कोई अपने अफेयर्स में, मतलब हम लोग के निजी चीज़ों में, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली इन पीसफुल मैनर है, याद रखिएगा असेंबल सब लोग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट सब लोग कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल मैनर में। एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, पूरे कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके रह भी सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहें, कोई नौकरी करना चाहें, तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अवर फ्रीडम्स इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट जो है वो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नौकरी करना चाह रहा है, लेकिन नौकरी के साथ कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा फ्रीडम है जो एसेंशियल फीचर होता है डेमोक्रेसी का, तो इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके, डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट में कहा गया, यहाँ पर देखिए कुछ बातें बताई गई हैं उससे रिलेटेड। देखिए क्या क्या बताया गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने व्यूज़ को पब्लिसाइज कर सकते हो, पैम्फलेट पब्लिश कर सकते हो, मैगजीन्स न्यूज़पेपर में अपने व्यूज़ को बता सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हो तो भी आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। पेंटिंग्स के थ्रू किया जा सकता है, ये पोएट्री सॉन्ग्स के थ्रू भी ये किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो कि वायलेंस क्रिएट करे पूरे देश में या पूरी आप जो भी सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ वायलेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अब आप किसी भी पर्सन को मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए भी नहीं कह सकते, ये नहीं कि आप पूरा पूरा विरोध ऐसा कर दो कि सारे के सारे लोग रिबेल कर जाएं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इंटीग्रिटी जो होती है नेशन की उसको डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें देखिए कहा गया सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, पोजेशंस, रैलीज एंड डेमोस्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें सिटीज़न कर सकते हैं, मतलब रैली कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। और जो भी लोग कर रहे हो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखें, पब्लिक डिसऑर्डर कोई भी ना क्रिएट करे। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई पब्लिक मीटिंग कर रहा है, रैली में जा रहा है, तो उसके पास कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही मना है, ठीक है। और फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया कंसीडर द टू स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो आपको करेक्ट वन बताना है इनमें से क्या होगा। एज सिटीजन्स वी हैव फ्रीडम टू ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसमें बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 52 में, देखिए क्या कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय डैश। तो देखिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको राइट टू लाइफ ना हो या राइट टू पर्सनल लिबर्टी ना हो, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को वायलेट करता है, किसी भी चीज़ मतलब कोई भी कानून को वायलेट करता है, तो ये सब चीज़ें हटा दी जाती है। और कौन हटाती है, एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसीजर होता है जो लॉ एस्टैब्लिश करता है, तो ये सब चीज़ें उनको रोकी जा सकती है। मतलब राइट टू लाइफ मतलब उनको सज़ा भी सुनाई जा सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें कानून के तहत होंगी, तो इसमें लॉ आंसर सही होगा। नेक्स्ट में कहा गया नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस डैश हैड ऑर्डर द डेथ सेंटेंस। तो देखिए किसी पर्सन को कोई भी पर्सन मार नहीं सकता, ठीक है, तब तक जब तक जो कोर्ट होता है वो उसको डेथ सेंटेंस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस देने के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू कास्ट विच वर कंसिडर्ड लो एंड नॉट अनटचेबल बाय अदर्स इज कॉल्ड। तो देखिए ऐसी कास्ट जो पहले लो कही जाती थी और मतलब जो अनटचेबल हुआ करती थी, तो उस कास्ट के लोगों को क्या कहते हैं, तो दे आर कॉल्ड दलित्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया, पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर द रीज़न फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो देखिए अगर पुलिस है किसी को भी अरेस्ट कर रही है, तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि वो किस गुनाह के लिए या किस चीज़ के लिए उसको अरेस्ट कर रही है या डिटेन कर रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया, पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्स शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ डैश ऑफ अरेस्ट। तो देखिए अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको जब से सबसे पास में मजिस्ट्रेट हो उसके पास जाके पेश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही, तो इसमें 24 आवर्स ज़रूरी है, मतलब 24 घंटे में। तो 57 क्वेश्चन में आते हैं, हुज विक्टिम फेस अ थ्रेट टू मोस्ट बेसिक ऑल लिबर्टीज़। मतलब जितनी भी बेसिक लिबर्टीज़ थी उस पर थ्रेट हुआ था, ठीक है, वो सब ख़त्म कर दी गई थी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विक्टिम बने वो लोग इस चीज़ के, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कुछ भी उनके पास नहीं रह गया था। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो गुंटानामो बे में भी हुआ था, कोसोम भी हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 57 का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बुक थी उसको बैन कर दिया था, और बुक का नाम क्या था, सैटानिक वर्सेस था, ठीक है। और किस पर बैन कर दिया किस ग्राउंड पे बैन किया था, क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद को, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, जो मुस्लिम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं भगवान हैं, उनके लिए उनकी चीज़ों को ये हर्ट कर रहे थे, उनको ये हर्ट कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी को ये हर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनके बारे में कुछ गलत बातें यहाँ पर लिखी गई थी। आपको बताना है इस बुक के राइटर कौन थे, तो इस बुक के राइटर थे सलमान रुश्दी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी कही है, जो फिल्म्स रिलीज़ होती हैं उनको सेंसर बोर्ड से पास होना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन बुक या मैगज़ीन के लिए नहीं होता, इसी वजह से ऐसी किताबें पब्लिश हो पाती हैं। 59 में कहा गया वंस द राइट टू डैश इज़ ग्रांटेड इट फॉलोज एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो देखिए अगर किसी भी पर्सन को मतलब अगर कौन सा राइट यहाँ पर दे दिया जाए जिससे कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया, तो कौन सा राइट दिया जाए जिससे कोई भी पर्सन एक्सप्लॉइट ना हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए अगर उस पर्सन को राइट टू लिबर्टी दे दिया जाए, राइट टू इक्वालिटी दे दिया जाए, तो उस पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 60th में देखिए क्या कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इविल्स एंड डिक्लेयर्स दीज इलीगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। तो देखिए 3 स्पेसिफिक इविल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है, मेंशन करता है, और इनको इलीगल बताया गया है। अब इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी गई है, ये इलीगल है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। फोर्स लेबर की बात करी गई, इसके बारे में बात करता है। चाइल्ड लेबर की बात करी गई, इसके बारे में बात करता है। तो इसमें विडो रीमैरिज की बात कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये चीज़ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 61 की बात करी जाएगी, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पब्लिश करते हैं, देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, इशू करते हैं, ऑर्डर करते हैं गवर्नमेंट को, तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ रिट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया, नेम द प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज एट नॉमिनल रिम्यूनरेशन, ठीक है। तो देखिए एक प्रैक्टिस होती है जिसमें जो वर्कर है वो कम से कम सैलरी में, या कह सकते हैं बिल्कुल ही जीरो सैलरी में काम करता है किसी भी उसके मालिक के यहाँ। तो इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसको कहा जाता है बेगर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया, व्हेन प्रैक्टिस ऑफ बेगर, BEGGAR उसमें भी होगा, व्हेन प्रैक्टिस ऑफ बेगर टेक्स प्लेस ऑन अ डैश बेसिस इट इज़ कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। तो देखिए बधुआ मजदूर आप लोग ने सुना होगा, तो प्रैक्टिस ऑफ जो बेगर है वो अगर बहुत ज़्यादा दिन तक चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग अगर चलती रहती है, तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉन्डेड लेबर या इंडेंचर्ड लेबर भी कभी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया, नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी अदर हैजार्डस वर्क सच एज रेलवे एंड पोर्ट्स। तो देखिए कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो 14 मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 14 साल से 14 साल से कम का होगा और उसको माइन या हैजार्डस वर्क में या रेलवे पोर्ट्स में उसको काम दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल मना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है कि ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, कि जो भी चिल्ड्रन 14 साल से कम की उम्र के हैं उनको भी कोई भी हैजार्डस वर्क नहीं देना है। यहाँ पर देखिए कुछ बात यहाँ पर कही गई हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, न्यूज़ की कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया गया, सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टेट इज कंसर्न विद ओनली विद रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड गॉड। तो देखिए जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट है, स्टेट मतलब कोई भी स्टेट है, गवर्नमेंट है या पब्लिक है, मतलब वो किससे रिलेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग से रिलेटेड होती है, उसका कोई भी लेना देना ह्यूमन बींग और गॉड में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं इससे डील करता है। सेकंड में कहा गया, अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। तो देखिए सेक्युलर गवर्नमेंट अगर है तो वो किसी भी रिलीजन को कभी भी ऑफिशियल रिलीजन या कह सकते हैं कि नेशनल या स्टेट रिलीजन नहीं कह सकती है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जैसे हम लोग ने सऊदी अरेबिया देखा था तो वहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं है, इंडिया में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में, द स्टेट हैज़ टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन। तो देखिए अगर कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री सेक्युलर है तो कहीं ना कहीं उसको सारे रिलीजन के साथ न्यूट्रल और इम्पार्शियल रहना जरूरी है। तो इसमें स्टेटमेंट में ट्रू स्टेटमेंट होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या कहा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन हाउएवर डज नॉट मीन दैट अ पर्सन हैज़ राइट टू कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट इनटू रिलीजन बाय मींस ऑफ फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और ल्यूरमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी की दूसरे के रिलीजन को कन्वर्ट कर दे, और वो भी कैसे, फोर्स से, फ्रॉड से, इंड्यूसमेंट से, एल्योरमेंट से। तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। सही स्टेटमेंट है।
सेकंड में कहा गया पर्सन इज़ नॉट फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज हर ओन विल, तो ये चीज़ गलत है। तो पर्सन फ्री होता है कि वो अपना रिलीजन को चेंज कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में देखिए कहा गया वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग्स टू सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी भी ह्यूमन बींग को या किसी भी एनिमल को मतलब मार काट नहीं सकता है, ठीक है। पब्लिक मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान को ऑफर करने के लिए ये चीज़ नहीं करी जा सकती, तो ये चीज़ हालांकि होती है लेकिन ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी सही हो गया, ए भी सही हो गया। डी में कहा गया रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वुमेन एज इन्फीरियर और दोज दैट इन्फ्रिंज वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड, तो देखिए अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो वुमेन को छोटा दिखाती है तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं अलाउ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट बी ऑप्शन है, बाकी सारे सारे सही हैं। 68 में कहा गया विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर on any particular religion nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सेक्युलर। तो 68 में सेक्युलर का मतलब मेनली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर देखिए कुछ और बातें करी गई हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकती है कि वो टैक्स दे, और किस चीज़ के लिए टैक्स दे, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में दिया जा रहा है तो वो चीज़ अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट एजुकेशनल बॉडीज़ में ये चीज़ करी जा रही है तो ठीक है करी जाए, लेकिन किसी भी पर्सन को कंपेल या किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को जाके सुने या उसको जाके वर्शिप करे, रिलीजन को वर्शिप करे, ये सब चीज़ें फोर्स नहीं करी जा सकती किसी भी पर्सन को। 69 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू डी डैश, तो देखिए जो डेमोक्रेसी होती है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी किसको पावर देती है, तो मेनली मेजॉरिटी को पावर देगी, तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्ट वही होता है जो मेजॉरिटी में होता है। यहाँ पर देखिए कुछ और बातें कही गई, इट इज़ लैंग्वेज कल्चर रिलीजन माइनॉरिटीज़ दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, देखिए कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है माइनॉरिटीज़ का, ये स्पेशल प्रोटेक्शन चाहता है, ठीक है। अब इसके अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट देता है और इसको कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि माइनॉरिटी को दी जाती है। और माइनॉरिटीज़ क्या करते हैं, अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक। कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी अगर ऐसा सिटीज़न है जिसके पास कोई अलग अलग लैंग्वेज है तो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको कंजर्व कर सकता है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं जिससे वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपनी जो भी मतलब ये कह सकते हैं कल्चर है, जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं उनको आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें कहा गया है एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट आस्किंग अ पर्सन टू अपील बिफोर इट, ठीक है, अपीयर बिफोर इट, तो देखिए कोई भी कोर्ट है, कोर्ट क्या करता है, किसी भी पर्सन को एक ऑर्डर देता है, ठीक है, और ऑर्डर किस चीज़ का देगा कि अपीयर हो, मतलब हमारे सामने आओ, तो ये इस ऑर्डर को क्या कहा जाता है, इस ऑर्डर को कहता है समन। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहते हैं द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर, अब फंडामेंटल राइट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इन्फोर्सेबल है, मतलब अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को कोई भी स्टेट अगर है, कोई भी पर्सन अगर है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फोर्सेबल, इसीलिए इसको कहते हैं दे आर इन्फोर्सेबल टू लॉ, या इन्फोर्सेबल इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 72 में देखिए क्या कहा गया, द वी हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ अबव मेंशन राइट्स विच इज़ कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो देखिए अगर आपका कोई भी लॉ, मतलब कोई भी राइट, आपके जो 5 राइट्स हैं, मतलब 6 राइट्स हैं, उनमें से 5 जो पहले के राइट्स हैं, उनमें से अगर कोई भी ऐसा राइट है जो वायलेट कर रहा है कोई भी, तो आप कहाँ जा सकते हो, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ले सकते हो, मतलब आप रिट क्रिएट कर सकते हो, आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आप लागू करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 73 में, देखते हैं क्या कहा गया, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को ऐसा कहा गया है, हार्ट एंड सोल कहा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है किसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटीड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड द अदर अथॉरिटीज़ इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, तो देखिए कोई भी
फंडामेंटल राइट क्या करता है, गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है कि कोई भी अगर फंक्शंस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कोई भी अथॉरिटी कर रही है अगेंस्ट आपके, तो उस पर आप मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को अप्लाई करवा सकते हो। तो यहाँ पर जो बात करी गई, किसकी बात करी गई, फंडामेंटल राइट की बात करी गई। मतलब फंडामेंटल राइट कहने को ये है कि चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी अथॉरिटी हो, वो आपका कोई भी ले नहीं सकता है। नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपको बताना है, देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे। सेकंड में कहा गया, इफ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स ऑफ फंडामेंटल राइट इट विल बी इनवैलिड। तो अगर कोई भी देखिए, कोई भी ऐसा लेजिस्लेचर या कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव कोई भी फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने के लिए, वायलेट करने के लिए कोई लॉ बनाता है, तो उसको मतलब कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको क्या कर दिया, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो इसमें बोथ 1 और 2 आर करेक्ट होगा, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। 76 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए किस कोर्ट के पास ये पावर होती है। तो अगर 76 क्वेश्चन में देखा जाए तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और साथ ही साथ हाई कोर्ट के पास भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 77 में देखिए क्या कहा गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी गई है। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, कब सेटअप हुआ था ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सेटअप हुआ है कब, 1993 में। ठीक है, NHRC आपको पता होना चाहिए, मेनली ये ह्यूमन राइट के लिए काम करता है। अगर किसी पर्सन का ह्यूमन राइट वायलेट किया जाता है और कोर्ट भी उसकी बात नहीं सुनता, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे जा सकता है और यही इनका फिर केस लड़ता है। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए बात करी गई, जैसे जुडिशरी है उसी तरीके से NHRC जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसकी, गवर्नमेंट की। अब इसको अपॉइंट कौन करता है NHRC को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसमें कुछ रिटायर्ड जजेस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं और कुछ एमिनेंट सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके मेंबर्स। ठीक है, अब इसके पास ये पावर नहीं है कि ये कोर्ट के केस को डिसाइड कर सके। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो विक्टिम्स होते हैं जिनका फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं वायलेट किया जाता है, उनको हेल्प करता है उनके ह्यूमन राइट को प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब ये सारे राइट को मतलब देखता है जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पे आते हैं, 78 में देखिए क्या कहा गया। देखिए जैसे NHRC है मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो अगर 2013 के हिसाब से देखा जाए तो कितने स्टेट्स में ह्यूमन राइट कमीशन है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, क्योंकि NCERT अगर आप देखेंगे तो उसमें डेटा भी बहुत पुराना है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए कितने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो ये है 23 अकॉर्डिंग टू 2013 डेटा। नेक्स्ट में आते हैं 79 में देखिए, जुडिशरी इन अवर कंट्री इज डैश ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। तो हमारी कंट्री की जो जुडिशरी है, जुडिशरी का मतलब जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के दोनों से क्या है, इंडिपेंडेंट है। याद रखिएगा, दिस विल बी इंडिपेंडेंट, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 80th देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी वॉलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो पर्सन अपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को यूज़ कर सकता है और वो कोर्ट में जाके रिट कर सकता है, मतलब वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कोई भी अगर पर्सन ऐसा है, देखिए अब देखा जाए तो कोई भी पर्सन, चाहे उसका वॉयलेट हुआ हो फंडामेंटल राइट या ना वॉयलेट हुआ हो, तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर वो फंडामेंटल राइट जो वॉयलेट हुए किसी और पर्सन के, वो सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्या कहा जाता है, PIL कहा जाता है। PIL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर PIL की बात करी गई है, तो PIL के केस में जो सिटीज़न है वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों ही जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर PIL जो होती है वो किसी पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट होती है, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से किसी लॉ के खिलाफ एक्शन लेती है, तो उसके लिए भी PIL होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो कहाँ से डिराइव हुए हैं ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये डिराइव हुए हैं फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया, द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है सरकार को। तो ये राइट है हर बच्चे का कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाए, कब, 14 साल के अंदर तक। मतलब 14 साल तक सरकार का काम है कि किसी भी बच्चे को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करना है, कह सकते हैं कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना।
82 में कहा गया हु हैज़ इनैक्टेड अ लॉ गिविंग राइट टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स। देखिए किसने लॉ इनैक्ट किया है जिससे राइट टू RTI मिलता है सिटीज़न को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि 2005 में आया था। तो ये जो है कहाँ से मिला, पार्लियामेंट से मिला। तो पार्लियामेंट में ये चीज़ इनैक्ट हुई थी जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब RTI मिला। कॉवेनेंट की बात अगर करी जाए, कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स ग्रुप और कंट्रीज टू अपहोल्ड अ रूल और प्रिंसिपल। तो देखिए किसी भी रूल को अपहोल्ड करने के लिए जो प्रॉमिस कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट ग्रुप या कंट्री बनाती है उसको क्या कहा जाता है, कॉवेनेंट कहा जाता है। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज टू द एग्रीमेंट और स्टेटमेंट। मतलब जो भी इन लोग ने एग्रीमेंट किया है वो लीगली बाइंडिंग होता है, मतलब उसके लिए आपको फिर अब आगे हमेशा रहना ही रहना है, मतलब लीगल हो गया है वो। ठीक है, कि मतलब वो आपने अगर कोई चीज़ प्रॉमिस करी है तो उसको आपको हमेशा विदहोल्ड अपहोल्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 83 में। देखिए क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू डैश। राइट टू लाइफ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राइट टू फूड। नेक्स्ट पे आते हैं 84 में। देखिए क्या कहा गया, राइट टू डैश इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसमें से कौन सा है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, हमने शुरुआत में आपको बताया था। राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, सबके सब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, तो इसमें डी जो है प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 85 में। देखिए क्या कहा गया, राइट टू वोट इन एन इलेक्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट। देखिए राइट टू वोट अगर देखा जाए तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कैसा राइट है बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो सभी को प्रोवाइडेड है, जो भी एडल्ट्स हैं। ठीक है, और एडल्ट्स मतलब ये याद रखिएगा जिनकी एज 18+ है उन्हीं को सिर्फ एडल्ट कहा जाता है भारत में। ठीक है, यहाँ पर कुछ और बात करी गई, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ बात करी गई। जैसे साउथ अफ्रीका में कुछ नए राइट्स आए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, आज भारत में भी ये राइट दे दिया गया है वैसे। ठीक है, जिससे फ़ोन लोगों के टैप ना किए जा सकें, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है दो पर्सन के बीच में उसको ओपन ना किया जा सके। राइट टू इन्वायरमेंट दिया गया है जिससे लोग अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छी हेल्थ के साथ रह सकें। एडिक्वेट हाउसिंग दी गई है, इसका राइट दिया गया है, मतलब सभी के पास अच्छा खासा घर होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, हेल्थ केयर सर्विसेज के राइट हैं, सफिशिएंट फूड के राइट्स हैं, वाटर के राइट्स हैं, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के भी राइट्स कहाँ दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका में दिए गए। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो साउथ अफ्रीका में, और कहीं ना कहीं भारत भी ऐसे स्टेप्स को आज उठा रहा है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डेमोक्रेटिक राइट्स के, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो कि आपका सिविक्स है क्लास 9 का, उसके सारे वीडियोस होते हैं कंप्लीट। बाकी के जो वीडियोस हैं, बाकी के चैप्टर्स के जो सारे वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, बाकी के वीडियोज़ आपको बहुत जल्द और चैप्टर्स के बाकी के सेशंस के आज बहुत जल्द मिलते रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।